नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAS 186 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर का नाम होगा समय प्रबंधन को समझना। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर टाइम मैनेजमेंट क्या है और हम किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करके एक अच्छे तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखो, आज की अगर बात करें तो मनुष्य का जीवन इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका है। मनुष्य आज इतनी सारी गतिविधियों में लिप्त है। आज मनुष्य इतने सारे कार्य एक साथ कर रहा है। ऐसे में हर मनुष्य की ज़्यादातर 90% लोगों की समस्या ये है कि वो टाइम को मैनेज कैसे करें, वो किस चीज़ को किस तरीके से करें। तो एक सफल व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पता है क्या है? सफल व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है टाइम मैनेजमेंट। कि वो टाइम को मैनेज कैसे कर रहा है, समय को प्रबंधित कैसे कर रहा है, समय का विवेकपूर्ण उपयोग कैसे कर रहा है। तो इस दुनिया में 3 क्लास के लोग रहते हैं। एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक अपर क्लास। अपर क्लास लोगों की दैनिक दिनचर्या जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। इतने टाइम पे मीटिंग, इतने टाइम पे यहाँ जाना, इतने टाइम पे वहाँ जाना, इतने टाइम पे ये करना, इतने टाइम पे वो करना। वो बिल्कुल टाइम के हिसाब से चलते हैं। लोअर क्लास के लोगों की समस्या पता क्या है? वो समय को कल पर टालते हैं। वो कहते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल करते करते वो ना एक ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाते। परिणाम ये रहता है कि वो जीवन भर गरीबी के दलदल में फंस जाते हैं। एक होता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास पता है क्या करता है? मिडिल क्लास ये करता है, वो टाइम मैनेजमेंट करने की रोज़ कोशिश करता है, टाइम प्लान डेली बनाता है। वो उसका आधा भाग कंप्लीट कर पाता है और आधा नहीं। इसलिए ना तो वो अमीर बन पाता है और ना ही वो गरीब रहता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये हमारी किताब क्या कह रही है। ये तो बात हम मैंने इस किताब के पूरे जो इस ये जो चैप्टर है, इस पूरे पूरे चैप्टर का निचोड़ ये जो मैंने आपको बता दिया। अब बात है कि हमारी किताब के शब्द क्या कह रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर की प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना में हमें ये बताया जा रहा है, जो बात मैंने आपको बताई, कि जीवन के सभी पहलुओं में सफल होने के लिए समय का हमें एक अच्छे से प्रयोग करना आना चाहिए। चाहे वो छात्र हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, चाहे कोई प्रशासक हो, चाहे कोई राजनीतिक नेता हो, हर एक व्यक्ति पर ये चीज़ लागू होती है। अगर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, व्यक्ति सफल होने की आकांक्षा रखता है, मनुष्य सक्सेस गेट करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। अब मुद्दा ये उठता है कि टाइम मैनेजमेंट है क्या, समय प्रबंधन है क्या, क्या इसका अर्थ होता है और क्या इसका महत्व होता है। तो समय प्रबंधन का मतलब ये होता है कि हम समय का सबसे सर्वोत्तम उपयोग करें। समय प्रबंधन का मतलब क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम बहुत ही यूज़फुल तरीके से अपने टाइम को यूज़ करें। समय का जो प्रयोग करें, समय का जो उपयोग करें, वो सर्वोत्तम रूप से उपयोग करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं बने। विशेष से विशेष काम करें हम, प्रभावित तरीके से काम करें हम। तो कोई आपसे पूछे समय प्रबंधन क्या है, तो समय का इस प्रकार से उपयोग करना कि उसके परिणाम बहुत ज़्यादा लाभदायी हों और वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। जैसे कि एक विचारक है रोवन। रोवन का ये मानना है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, आपका जो समय प्रबंधन है, ये कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की तरह होता है। जिस प्रकार से कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर अपने टाइम ड्यूरेशन में कार्य करता है, उसी प्रकार से व्यक्तियों को भी अपनी एक टाइम पीरियड में, अपने एक समय के जो है चक्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। तभी वो मनुष्य अपने काम की चुनौतियों का आनंद उठा सकता है। क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो टाइम मैनेजमेंट से चलते हैं तो वो हर चीज़ को पूरा कर लेते हैं और वो अपने जीवन को आनंदित रूप से जीते हैं। दूसरे होते हैं वो टाइम पीरियड में अपना काम कर नहीं पाते। परिणामतः क्या होता है, जितना उन्हें टारगेट होता है वो पूरा नहीं हो पाता और वो रहते हैं अब तनाव में। तो आप जितने ज़्यादा समय का बेहतर प्रबंधन करोगे, आप उतने ही अधिक सफल होगे। ऐसे एक व्यक्ति हैं स्कॉट। स्कॉट का मानना भी ये है कि टाइम मैनेजमेंट पता है क्या है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत तेज़ी से काम कर रहे हो। टाइम मैनेज का मतलब ये है कि आपने जितना काम किया हो, क्या वो प्रभावी तरीके से किया। कई लोग ये सोचते हैं कि हम कम समय में ज़्यादा काम कर लें। नहीं, क्वालिटेटिव काम होना चाहिए, क्वांटिटेटिव काम नहीं होना चाहिए। काम प्रभावी तरीके से होना चाहिए। तो समय प्रबंधन का सबसे बड़ा विश्लेषण पता है क्या है? कि इसमें आपको योजना बनानी चाहिए और उस योजना का एक विश्लेषण करना चाहिए। उस योजना को देखना चाहिए कि योजना लाभदायी होगी या नहीं होगी। और अगर योजना लाभदायी नहीं है तो डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। आपको फिर से पुनर्योजना बनानी चाहिए, दोबारा से योजना बनानी चाहिए और इस प्रकार से लगातार एक चलने वाली ये क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो यानी कि टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट समय का सबसे मैक्सिमम उपयोग करना है और वो भी यूज़फुल तरीके से। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, जो कि वो एक लिमिटेड टाइम में ज़्यादा ज़्यादा काम करके देता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी एक लिमिटेड टाइम का ज़्यादा ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सभी के पास ना एक समय जो है वो सीमित है। इसके अलावा जब आप टाइम मैनेजमेंट की बात करोगे तो इसमें योजनाएं और पुनर्योजनाएं लगातार बनती रहनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के जो डेली रूटीन है वो किसी न किसी चीज़ से क्या है, वो प्रभावित है।
चाहे वो व्यक्ति कोई गतिविधि कर रहा हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो मनोरंजन गतिविधियाँ कर रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति दोस्तों के साथ समय बिता रहा हो, परिवार के साथ समय बिता रहा हो, पार्टियों में भाग ले रहा हो। ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति के जीवन में हैं कि व्यक्ति नौकरी भी कर रहा है, परिवार के साथ उसे समय भी बिताना है, बाहर भी घूमने जाना है उसे। अब वो सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करें? तो हर एक व्यक्ति मल्टीटास्किंग है, हर एक व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड है, हर व्यक्ति को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बैंक में कार्य कर रहा है, तो बैंक में जो कार्य कर रहा है और उसका जो पर्सनल लाइफ है, उसमें भी उसे पूरी तरीके से जीना है, तो उसे दोनों में मैनेजमेंट बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं कैसी हैं? असीमित हैं। और समय क्या है? सीमित है। तो सीमित समय में आपको असीमित इच्छाओं को पूरा करना है, अनलिमिटेड जो आपकी विशेष हैं उसे पूरा करना है, तो मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ना। आपको अपनी पर्सनल लाइफ और व्यावसायिक जो लाइफ है, इन दोनों में क्या करना पड़ेगा? अलगाव रखना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने काम में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आता है, उसका काम पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के सभी पहलुओं में सफल होने के लिए समय के मूल्य को समझना चाहिए। इस संबंध में ज़्यादा ज़्यादा गतिविधियों की पहचान करनी चाहिए और जो भी उसे काम दिया जाए उसे उसे समय रहते ही पूरा कर देना चाहिए। अगर मनुष्य को क्रिएटिव होना है तो, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट है ये मनुष्य को क्रिएटिव बनाता है, मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ाता है, मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाता है, मनुष्य की कुशलता को बढ़ाता है, मनुष्य की जिम्मेदारियों को बढ़ाता है और जिम्मेदारियों को सही से पालन करने के लिए भी क्या करता है? प्रभावी रूप से व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, आंसर में आप ऐसे लिखेंगे। तो इतना तो पता चल गया कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो कितना उसका ज़्यादा महत्व है। लेकिन ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से कार्य भी निर्धारित करता है। क्योंकि आज जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और वो पूरी तरीके से समाज के नियमों से बंधा हुआ है। तो ऐसे में उसे एक टीम मैनेजमेंट लेकर चलना पड़ता है। आगे हम इसी चीज़ की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला ये है कि समय प्रबंधन की एक प्रभावी योजना कैसे बनाई जाए। तो देखो, सबसे बड़ी समस्या ये, बच्चे भी पता क्या करते हैं? रोज टाइम टेबल बनाते हैं, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। फिर पता क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट, फिर अलार्म भरा जाता है सुबह 4 बजे का। अब पता है 4 बजे का अलार्म बजता है, इंसान बंद करता है और दोबारा सो जाता है। अब पहली असफलता यहीं से शुरू हो जाती है। तो समय प्रबंधन की एक प्रभावी योजना कैसे बनाई जाए? आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है। तो एक व्यक्ति के लिए इसको हम बोलते हैं टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मतलब हर व्यक्ति को पता है क्या करना है कि पर डे के कार्यों की पहले से एक लिस्ट बनानी चाहिए और उस लिस्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। उसे पहले सोचना चाहिए मुझे आज ये काम करना है, इसमें मैं इतना काम यहाँ से करूँगा, इतना काम इतने बजे करूँगा, इतना काम इतने बजे करूँगा, इतना काम इतने बजे करूँगा। तो मनुष्य पता है क्या है? इसे अच्छे से काम कर सकता है। इसे बोलते हैं हम टू डू लिस्ट। तो समय प्रबंधन की प्रभावी योजना का मतलब क्या है? टाइम मैनेजमेंट की एक अच्छी सी प्लानिंग का मतलब क्या है कि आने वाले दिन की हम पहले से योजना बनाएं, पहले से लक्ष्य निर्धारित कर दें कि कल हमें क्या करना है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? टू डू लिस्ट। हमें फिर अगले दिन उस चीज़ पर महत्व देना भी चाहिए कि हमें ये काम करना ही करना है। जब तक पहला कार्य पूरा ना हो जाए जब तक हमें कोई नया कार्य भी नहीं शुरू करना चाहिए। जब तक कोई बिल्कुल मतलब इमरजेंसी सी ना आ जाए ना, तब तक आपको अपना कार्य छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक काम पूरा नहीं करा, दूसरा काम शुरू कर दिया, तो पक्का आपके ऊपर तनाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो समय प्रबंधन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले आपने टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट का मतलब यह है कि आने वाले दिन के लिए आपने कार्य योजना बनाई। अब क्या करो, कार्य के महत्व के आधार पर प्राथमिकता दो। यानी कि अब देखो, कार्य दो टाइप के होते हैं। एक मनुष्य का काम होता है जिसका एक महत्व होता है, वो मनुष्य को आगे तक प्रभावित करता है। दूसरा काम पता है क्या होता है? मनुष्य ऐसे ही करता है, उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो ऐसे में मनुष्य को अपने ये कार्य बांटने चाहिए कि कौन से उसके महत्वपूर्ण कार्य हैं और कौन से महत्वहीन कार्य हैं। और मनुष्य को सबसे पहले महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट वर्क करने चाहिए। अब मनुष्य अपने हर कार्य के लिए किसी न किसी रूप पर क्या होता है? आश्रित होता है, डिपेंड होता है। तो ऐसे में एक टीम चलती है। खास तौर पर जितने भी संस्थान हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो टीम के रूप में कार्य करते हैं। तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक टीम से चलती है, एक समूह से चलती है। तो एक टीम जब भी काम कर सकती है अच्छे से जब वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर चल सके। जैसा कि किताब कह रही है, एक संगठन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात रखता है एक एम्प्लॉय के लिए। तो ऐसे में ना एक एम्प्लॉय की सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? वो नहीं कहना नहीं सीखता। उसे जो काम किया जाता है, यस सर, यस सर, यस बॉस, ऐसे करता है मनुष्य। तो जब मनुष्य को अपनी एफिशिएंसी पता है, मनुष्य को अपनी क्षमताएं पता है, तो जब मनुष्य को पता है भाई मेरी क्षमता ये है, मैं इतना ही काम कर पाऊंगा, तो उसे नहीं कहना सीखना चाहिए। उसे कह देना चाहिए सर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतना समय और इतने समय में इतना ही काम हो पाएगा। तो आज जो मनुष्य ना चापलूसी करने लगा है, तलवे चाटता है ना, इसीलिए वो तनाव में भी है। वो शुरुआत में तो हाँ हाँ मुस्कुरा के कहता है जी सर, जी सर, जी सर। और फिर पता है क्या है? वापसी जब मेट्रो में आता है ना, तो लैपटॉप खोल के बैठ जाता है। क्योंकि अब उसे क्या है, ऑफिस से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो मनुष्य को सबसे पहले क्या करना चाहिए
टीम में ना कहना सीखना चाहिए। जो काम वो नहीं कर सकता दिए गए समय में उसे उसे मना कर देना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकता और एक मनुष्य को सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसकी टीम में अन्य लोग भी तो हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में और भी लोग तो हैं और हर व्यक्ति को अपना अपना काम करना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही कर्मचारी सारी गतिविधि करेगा तो तनाव में आएगा ही आएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? तो सबसे पहली बात तो है ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम होती है और उस टीम में सभी सदस्यों को अपने अपने कार्यों का क्या करना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सरकार के भ्रष्टाचार पर अपने विचार क्या दोगे? मैं कहता हूँ सरकार भ्रष्ट है ही नहीं। भ्रष्ट तो एम्प्लॉयज़ हैं। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो अपना काम समय पर पूरा करें तो साधारण जनता को समस्या ही नहीं होगी, क्योंकि सरकार साधारण जनता के लिए थोड़ी आएगी काम करने। काम तो नौकरशाही कर रही है, काम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर टाइम मैनेजमेंट के तहत काम करें, ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम मैनेजमेंट के तहत कार्य करें, तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अब दूसरी बात है, ऑर्गेनाइजेशन को सफलता प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि मुझे इतने टाइम पीरियड में अपने इस लक्ष्य को पूरा करना है। और ऐसे में टीम को अपना एक टीम लीडर सुनिश्चित कर लेना चाहिए और टीम लीडर की जिम्मेदारी होगी कि वो एम्प्लॉय से कैसे कार्य करवाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि टारगेट आपने अनलिमिटेड रख दिया जिसमें आप व्यक्ति की कमर ही तोड़ दो। टारगेट इस हिसाब से होना चाहिए जो काम पूरा हो भी जाए उतने टाइम पीरियड में। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित, जिसकी मैंने चर्चा अभी करी कि आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक टाइम सेलेक्ट करोगे और उसके हिसाब से एक लिस्ट बनाओगे जिसको टू डू लिस्ट कहते हैं। अब जितना काम आपको दिया गया है उसे अब उतने समय में पूरा करने के लिए आप क्या करो, अब अपना काम करना शुरू कर दो बिना किसी तनाव के। आपका एक टीम लीडर होगा ऑर्गेनाइजेशन में और वो जो टीम लीडर है, जो सुपरवाइजर है, वो हर एक व्यक्ति पर क्या रखेगा, नज़र रखेगा। वो कार्य की श्रृंखला निर्धारित कर देगा, यानी कि वर्क की एक सीरीज सेट कर देगा। भाई तुझे ये काम करना, तुझे ये काम करना, तुझे ये काम करना, तुझे ये काम करना है। और टाइम पीरियड पर अपना टारगेट पूरा करेगा और अपने आप को आगे बढ़ा लेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में टाइम मैनेजमेंट का क्या महत्व है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम सदस्यों की सबकी जिम्मेदारी बांट दो और उतना ही काम दो जितना काम वो समय में कर पाए। इतना ही नहीं, अगर एक व्यक्ति को ये लगता है, किसी कर्मचारी को ये लगता है कि भाई मुझे टाइम से ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो उसे मना करना आना चाहिए, उसे कहना आना चाहिए कि भाई देखो मैं इतना काम नहीं कर पाऊँगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि व्यक्ति क्या हो जाएगा, तनाव में आ जाएगा और उसका प्रभाव उसके ऊपर बहुत बुरा पड़ेगा। समय प्रबंधन का महत्व क्या है, टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि मनुष्य की सफलता ही टाइम मैनेजमेंट पर प्रभावित करती है। समय सीमा के अंतर्गत जो बंदा अपने काम को पूरा कर लेता है वही अपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका उपयोग कर सकता है, वही बंदा अपॉर्चुनिटी का उपयोग कर सकता है, वही बंदा अवसरों के लाभ उठा सकता है। उस व्यक्ति की योग्यता बढ़ती जाएगी, उस व्यक्ति की दक्षता बढ़ती जाएगी और वो समाज में सम्मान प्राप्त करेगा। समाज में सम्मान प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि जो आपका खाली समय है आप उसका भी उपयोग करें। जब आप खाली समय का भी उपयोग करेंगे तो तनाव का स्तर कम हो जाएगा। जो आपकी कार्य की विलंबता है वो कम हो जाएगी। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है वो देरी से करता है। तो उसको आप टाइम मैनेजमेंट रहते रहते काम करोगे तो ना तो आप तनाव में जाओगे और ना ही आप अपने लक्ष्य से भटकोगे। तो टाइम मैनेजमेंट के क्या महत्व है? तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये मनुष्य की सफलता की कुंजी है, उसके सम्मान की कुंजी है, बेहतर व्यावसायिक प्रतिष्ठा की कुंजी है, उत्पादकता को बढ़ावा देगी, शारीरिक रूप से भी मनुष्य को आगे बढ़ाएगी। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट इसी चीज़ को लिखे हुए हैं कि एक सफल मनुष्य अपनी एक टू डू लिस्ट निर्धारित करता है, यानी कि दिन प्रतिदिन के कार्यों की एक योजना बनाता है और उस योजना के हिसाब से कार्य करता है, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ती है, मनुष्य के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। दूसरी बात यह है, समय प्रबंधन का महत्व यह है कि मनुष्य को टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। दैनिक कार्यक्रम से कुछ खाली समय वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सहकर्मियों और दोस्तों के लिए भी उसे बात करनी चाहिए। और लेकिन इन सब चीज़ों के लिए वो कम से कम समय ही रखे। ऐसा ना हो कि सारा समय अब तुमने फेसबुक और इंस्टा की रील देखने में निकाल दिया। एक कर्मचारी को अपनी आजीविका के हिसाब से कार्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य सबसे ज़्यादा तनाव में पता कब जाता है, जब उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। समय प्रबंधन को ना अनुशासन से विकसित करना चाहिए। ये नहीं कि आपने टाइम टेबल तो बना लिया लेकिन आप उसे अनुशासन से चला ही नहीं रहे हो। आपने टाइम टेबल चिपका तो रखा है लेकिन उसे फॉलो ही नहीं कर रहे हो, अलार्म भर तो रहे हो लेकिन उठ ही नहीं रहे हो। तो समय प्रबंधन व्यक्ति को शिखर तक पहुंचा सकता है और शीर्ष पर हमेशा बने रहने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब देखो, समय अपव्यय करने के परिणाम क्या होते हैं और समय प्रबंधन के लाभ क्या होते हैं। तो समय अपव्यय का मतलब होता है टाइम को मिसयूज़ करना, समय को मिसयूज़ करना। तुम समय को मिसयूज़ करने के क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे और टाइम को मैनेजमेंट करने के क्या लाभ मिलेंगे। तो देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक बंदे को ये बात पता है कि समय को खर्च बेकार में करने के क्या परिणाम होते हैं। तो जब आप समय का अपव्यय करोगे तो उसमें क्या होगा, समय का दोषपूर्ण प्रयोग करोगे। इसमें क्या होगा, जिस समय में आप एक अच्छा काम कर सकते हो उस काम में आप गलत काम करोगे।
परिणाम ये रहेगा आप असफल हो जाओगे, अज्ञानी रह जाओगे, आपकी जो चीज़ें हैं वो बेकार हो जाएँगी और समय के साथ आप अपमानित हो जाओगे समाज में। क्योंकि समय एक कीमती संसाधन है, समय के साथ चलना चाहिए। व्यक्ति के साथ-साथ संगठनों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर कोई एम्प्लॉयी ऐसा है जो समय का अपव्यय कर रहा है, उस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा है, तो वो तो डूबेगा डूबेगा, अपनी कंपनी को भी लेके डूबेगा। इसी प्रकार से एक छात्र अगर वो समय का अपव्यय कर रहा है, पढ़ाई के टाइम पे कहता है वो खेल रहा है, पढ़ाई के टाइम पे वो चैटिंग कर रहा है, पढ़ाई के टाइम पे वो क्या कर रहा है, सोशल साइट्स का यूज़ कर रहा है, तो वो समय का मिसयूज़ ही तो कर रहा है और उसका परिणाम उसे दिखेगा। उसका परिणाम उसे उसके रिजल्ट में दिखेगा जब उसके 50% आएँगे और वो पता है क्या है, लोगों से अरबों लोगों से पीछे हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होगा जो समय का कुशल प्रबंधन करेगा, वो क्या करेगा, उस समय पर वही काम करेगा। अब वो क्या होगा, वो लोगों से आगे बढ़ जाएगा। तो आज देखा जाए तो कंपटीशन है ही नहीं और देखा जाए तो कंपटीशन है। कंपटीशन है तो उन लोगों से है जो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं और कंपटीशन नहीं है उसका रीज़न ये है कि 80% लोग टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं। तो समय को बेकार में खर्च करने का परिणाम क्या होता है? ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, व्यक्ति तनाव में चला जाता है। परिणाम ये है कि आज हर जगह अस्थिरता का माहौल है। समय को अपव्यय करने के यहाँ पर कुछ परिणाम लिखे गए हैं। तो देखो, समय के अपव्यय करने का सबसे पहला परिणाम ये है कि मनुष्य अच्छे ढंग से अपना काम नहीं कर पाएगा, वो हर जगह विफल होगा। एक व्यक्ति समय सीमा से चूक जाएगा, उसे जो टारगेट रहेगा टाइम पीरियड के अंदर वो पूरा नहीं कर पाएगा। परिणाम ये होगा कि उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आएगी और उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान प्रभावित होगा। परिणाम ये होगा कि उसका स्वास्थ्य भी बेकार होगा और उसकी जो आजीविका है, उसका जो पेशा है, वो भी बेकार हो जाएगा। उच्च स्तर के तनाव बढ़ जाएँगे, स्वास्थ्य और नौकरी की जो चीज़ें हैं वो तो प्रभावित होएगी ही होएगी, उसके पर्सनल जो रिलेशनशिप है वो भी बेकार हो जाएँगे। उसके घर परिवार में कलेश का माहौल बन जाएगा। मनुष्य अकुशल हो जाएगा। काम के जो परिणाम है उसकी गुणवत्ता में खराबी हो जाएगी, वो क्वालिटेटिव काम नहीं कर पाएगा। परिवार के साथ वो अच्छे से समय भी नहीं बिता पाएगा, बच्चों के साथ उसके संबंध भी बिगड़ जाएँगे। ये समय को बेकार करने के परिणाम हैं। अब समय प्रबंधन के लाभ क्या हैं? ये तो आपने नुकसान देख लिए। लाभ ये हैं, जो मनुष्य समय का पालन करता है उसके अंदर आत्मविश्वास की उत्पत्ति होती है। जो मनुष्य टू डू लिस्ट तैयार करेगा, महत्वपूर्ण कार्यों को लिखेगा, समय सारणी के हिसाब से चलेगा, टाइम पीरियड के हिसाब से चलेगा, उसके जीवन में अनुशासन आएगा और जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। समय प्रबंधन से मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि मैं इतने टाइम में इतना काम कर सकता हूँ। उसे अपनी क्षमताओं के बारे में पता चलता है और समय के साथ साथ उसकी क्षमताएं विकसित होती है। ऐसा मनुष्य आकर्षण का केंद्र बन जाता है, हर एक बंदा उसे अट्रैक्ट हो जाता है, उसका मनोबल बढ़ता है, उसे समाज में सम्मान मिलता है। जो बंदा टाइम मैनेजमेंट के साथ चलता है, उसे पता है क्या है, अच्छे कार्य करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाता है, उसका प्रमोशन किया जाता है। जबकि जो बंदा महत्वपूर्ण कार्य करता है, उसका प्रोत्साहन होता है, सम्मान मिलता है। जबकि जो महत्वहीन कार्य करता है, उसे हर बार बाधा का सामना करना पड़ता है और वो समाज में हमेशा अपमानित होता रहता है। चौथी बात यह है कि संगठनात्मक कौशल विकसित करना। जो बंदा टाइम मैनेजमेंट में चलता है ना, वो समय के साथ अपने आप को अपडेट करता है और उसकी कुशलता लगातार बढ़ती जाती है, वो टेक्निकल होकर बढ़ता जाता है। इससे उसका समय भी बचता है और ऊर्जा की बचत होती है। जैसे मान लो आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग मीटिंग करते हैं और मेन टाइम पे मीटिंग शुरू हो जाती है, तो वो हम और जो गरीब लोग होते हैं वो पता है क्या सोचते हैं, ये मीटिंग में क्या होता है, बैठा के रखते हैं। नहीं, वो बेवकूफ़ है, वो अरबपति वो मीटिंग कर रहा है, वो बेवकूफ़ है और आपको ज़्यादा पता है। आप देखते हो टाइम मैनेजमेंट, आप देखते हो टीवी पे, अगर 12 बजे कोई प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो 12 बजे शुरू होगा और 3 बजे खत्म होना तो 3 बजे खत्म होगा, क्योंकि 3 बजे अगला प्रोग्राम होगा। तो देखो हर एक चीज़ टाइम मैनेजमेंट से चल रही है। क्रिकेट मैच अगर 7:30 बजे शुरू होगा तो 7:30 बजे ही शुरू होगा। लेकिन अगर 7:30 बजे का वो टाइम दे दें और 9 बजे शुरू करें, तो ऐसे में दर्शकों के साथ उनकी चीज कनेक्टिविटी टूट जाएगी। तो समय प्रबंधन के देखिए कितने सारे लाभ हैं। अनुशासन बढ़ता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होता है, उसके अंदर की कुशलता बढ़ती है, वो चीज़ों का पूर्व अनुमान बना सकता है, योजना कुशल में उन्नयन हो सकता है। यानी कि व्यक्ति को, जैसे मान लो भाई मेरे को टाइम मैनेजमेंट है कि मैं इतने टाइम में इतना पढ़ सकता हूँ, मुझे पहले से पता है, तो मैं पता है भविष्य की योजना बना लूँगा कि मैं भाई इस दिन ये काम कर सकता हूँ, इस दिन ये काम कर सकता हूँ, इस दिन ये काम कर सकता हूँ। तो ये सब क्या है, टाइम मैनेजमेंट के प्रॉफिट हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के जो प्रॉफिट हैं उसी के अपोजिट में इसके क्या हैं, लॉस हैं। सबसे बड़ा प्रॉफिट टाइम मैनेजमेंट का ये है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब देखो समय प्रबंधन की तकनीकें क्या हैं, यानी कि टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें किन किन रास्तों को फॉलो करना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली तकनीक ये है कि हमारे लक्ष्य जो होने चाहिए वो स्मार्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि लक्ष्य हमारे ऐसे हों जिसमें मेहनत ज़्यादा और प्रॉफिट कम हो। योजना हमारी प्रभावशाली तरीके से बननी चाहिए। लक्ष्य जो होने चाहिए वो यथार्थवादी यानी कि रियल में होने चाहिए, ये नहीं कि लक्ष्य बना लिया मैं इतना कर दूंगा और कर ना पाओ। किस चीज़ को प्राथमिकता देनी है ये चीज़ होनी चाहिए कि किस चीज़ को हम अपनी प्राइमरी जो है गोल रखेंगे वो। टू डू लिस्ट यानी कि डेली रूटीन में हमें ये बनाना चाहिए हमें इतना काम करना है।
80-20 का सिद्धांत होना चाहिए कि 80% तो हमें काम करके देना ही देना है। पूर्ण होने तक कार्य करना है, जब तक काम पूरा हो जाए तब तक करते रहो। कुशल प्रबंधन होना चाहिए, सुव्यवस्थित प्रणाली होनी चाहिए और समय को लिख कर रखना चाहिए। समय प्रबंधन के लिए क्या-क्या कौशल हो सकते हैं? तो देखो, समय प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने ना जो निजी जीवन है और जो सामाजिक जीवन है, उसमें भेद ही नहीं कर पा रहा। तो मनुष्य को अपने निजी जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में ना अंतर रखना चाहिए। सामाजिक जीवन में मनुष्य को ना समाज की तरह रहना चाहिए और दैनिक जीवन में मनुष्य को अपने दैनिक जीवन के रहना चाहिए। यानी कि मनुष्य की जो पर्सनल लाइफ है, उसे अपने घर तक ही सीमित रखनी चाहिए, उसे काम में लेकर नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करनी चाहिए, टू डू लिस्ट तैयार करनी चाहिए। जो फ़ोन है, पर्सनल कंप्यूटर हैं, ये मनुष्य का सबसे ज़्यादा जो है वो समय खराब करते हैं। इसलिए उसमें रिमाइंडर सेट रखना चाहिए कि भाई मुझे इतने टाइम तक ही फ़ोन चलाना है, इतने टाइम तक ही इन ऐप्स को यूज़ करना है। कार्यस्थल पर हमें ना ज़िम्मेदारी लेनी होगी, समय का अपव्यय कम करना होगा, हमें अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे, अपनी फ़ाइलों को, अपने सामानों को सही जगह पर खुद रखना पड़ेगा, वरना पता है क्या होगा? इंसान की समस्या पता है क्या है? घर में ख़ास तौर पर, वो ना दूसरों पर डिपेंड रहता है, वो अपना काम खुद तो करता नहीं, फिर पता है क्या है? मेरी ये फ़ाइल कहाँ है? मेरा ये कागज़ कहाँ है? मैंने तो यहाँ आधार कार्ड रखा था, मैंने तो ये करा था, मैंने तो वो करा था। बिल्कुल ऐसे ही ऑफ़िस में होता है, मनुष्य दूसरे पे डिपेंड रहता है। अरे! फलाने जी, हमारी वो फ़ाइल कहाँ है? हमारी वो फ़ाइल ले आइए। अरे! अपना काम अपने आप करो। जब आप अपने काम अपने आप करोगे तो आपको पहले से पता होगा चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाओ, आप कोई भी दवाई लेने जाओगे 2 मिनट में देगा वो, क्योंकि उसे पता है मैंने क्या चीज़ कहाँ रखी है। लेकिन अगर उसे पता ही नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। काम की गुणवत्ता को प्रभावित रखो, काम में ध्यान रखो, काम में एकाग्रता रखो, अनुचित दबाव मत लो, बेमतलब का दबाव मत लो, समय-समय पर कार्य को निष्पादित करो। यही समय प्रबंधन का क्या है? कौशल है। अगर आप इस हिसाब से चलते हो तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि समय प्रबंधन का अर्थ बताओ, महत्व बताओ और इसकी महत्वपूर्ण तकनीकें क्या हैं? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हो। आगे चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो समय प्रबंधन में जो टाइम मैनेजमेंट में जो मैनेजर है, जो प्रबंधक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो प्रशासक है, इसकी भूमिका क्या है? प्रशासक को एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं और प्रबंधक को मैनेजर कहते हैं। तो आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होता है और इसी के ऊपर सबसे बड़ी भूमिका होती है कि ये काम को टाइम पीरियड के तहत, एक समय सीमा के तहत कार्य करे। इसके लिए ये हर एक बंदे के ऊपर निगरानी रखता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम मैनेजमेंट में एक प्रबंधक की भूमिका क्या होती है? तो देखो क्या भूमिका होती है। सबसे पहली भूमिका ये होती है कि उस व्यक्ति के अंडर में जितने भी लोग हैं, जितने भी उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो उसके ऊपर निगरानी रखें और उसके लक्ष्य को सलाह दे। हर एक बंदे को बताता रहे भैया ऐसे-ऐसे काम करना है। हर बंदे को अनुशासन में रहने के रखे। तो इसलिए जो बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ कंपनियाँ ये पता है डेवलप्ड क्यों हो रही हैं? उसका रीज़न ये है, ये एम्प्लॉय को एक समय के सीमा के तहत बाधित रखती हैं। इस समय में आपको ये काम करना है, इतने टाइम में ये काम करना है, इसलिए वो आगे बढ़ रही हैं। जबकि जो सरकारी ऑफिस है वो पीछे क्यों जा रहे हैं? कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कौन-सा चेकिंग हो रही है, कौन-सा कुछ हो रहा है, ये बड़ी समस्या होती है। तो जो एक समय प्रबंधक है, वो अपने जो अंडर बंदे हैं, जो अपने अधीनस्थ बंदे हैं, उनके क्या करेगा? निगरानी रखेगा और उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने की सलाह देगा। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए जो प्रशासक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अपनी टीम के सदस्यों की लगातार क्षमताओं का आकलन करेगा। अपने टीम के सदस्यों से लगातार मीटिंग करनी चाहिए उसे और ये देखना चाहिए किस बंदे की क्षमता किस प्रकार की है, उसे उसी प्रकार के कार्य देने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे हर एक व्यक्ति के साथ अपनेपन की भावना रखनी चाहिए। एक रिश्ते को बनाकर रखना चाहिए ताकि व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, बल्कि वो ये सोचे कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। इससे क्या होगा? वो कम समय में ज़्यादा काम देगा। क्योंकि किसी भी मनुष्य को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे प्रोत्साहित करते रहो, प्रोत्साहित करते रहो। इसके अलावा जो मैनेजर होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसका काम होगा लोगों को दिशा निर्देश देना और उसे ये भी देखना होगा कि लोग उसके निर्देश का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उसे लोगों को ना ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मीटिंग के दौरान उसे समझाना पड़ेगा ये काम उसे कैसे करना है। हर संगठन के अपने नियम होते हैं और कानून होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर से ये उम्मीद रखी जाती है कि उस कानूनों से लोगों को फॉलो करवाए। इसके अलावा उसे रोज़ टू डू लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि हाँ, आज हमें कल ये काम करना है और हर एक बंदे को उसका काम समझा देना चाहिए। वो सभी लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखेगा, सभी कर्मचारियों को उचित समय पर सारी चीज़ें भी पहुँचाएगा, क्योंकि देखो, एक संगठन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन्हें स्टेशनरी की भी तो ज़रूरत पड़ती है कि हाँ भाई, उनके पास नोटपैड है नहीं है, रजिस्टर है या नहीं है, पेन है नहीं है, फ़ोल्डर है या नहीं है, पेन ड्राइव है या नहीं है, कंप्यूटर सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे, कीबोर्ड अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है। ये सब चीज़ें भी मैनेजर को ध्यान से रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, व्यक्ति के पास इसेंशियल टूल्स ही नहीं होंगे, तो व्यक्ति काम कैसे करेगा? कर्मचारियों को काम करने की निगरानी रखनी चाहिए, उनकी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने चाहिए, अपडेट करना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत अपडेट सिस्टम होगा तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकती है।
कर्मचारियों को एक अच्छा वातावरण देना चाहिए और इसके लिए उन्हें कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक कर्मचारी को लिए वहीं पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी जलवायु अच्छी होनी चाहिए, साफ-सफाई वहाँ का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप एक गलत वातावरण में अच्छा काम नहीं करवा सकते। प्रत्येक संगठन में कुछ लोगों को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि कोई बंदा अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, ऐसा ना हो कोई किसी का शोषण करे। कर्मचारियों को समय प्रबंधन के कौशल को विकसित करना चाहिए और उसके लिए लगातार उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए, लगातार प्रोग्राम होने चाहिए और उन प्रोग्राम में उन्हें भाग लेना चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्या भूमिका है, एक प्रबंधन की क्या भूमिका है समय प्रबंधन के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो क्या लिखोगे आप? सबसे पहले उसे अपने जो अधीनस्थ लोग हैं, जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं लोग, उन पर निगरानी रखनी चाहिए, उनके समय-समय पर मीटिंग रखनी चाहिए, उन्हें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहिए, उनकी जितने भी टूल्स की ज़रूरत है, उन टूल्स को प्रभावी करना चाहिए। ऑफ़िस का माहौल जो है वो अपनेपन का रखना चाहिए, टू डू लिस्ट तैयार करनी चाहिए, डेली रूटीन के कार्यों को उन्हें बताना चाहिए और ये बताना चाहिए कि वो पर्सनल लाइफ़ को अलग रखें और अपनी व्यावसायिक लाइफ़ को अलग रखें। कार्यस्थल पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए क्या सुझाव है? तो कार्यस्थल पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए सुझाव ये है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सबसे पहले हर एम्प्लॉयी को पता है क्या ध्यान रखना चाहिए कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट है और उस टारगेट को हमें पूरा करना है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन हमारा परिवार है, वो ऑर्गेनाइजेशन हमारा घर है और हमें उसके लिए कार्य करना चाहिए। और इसके लिए परिवार के सदस्य और मित्रकों की भी सहायता उसे लेनी चाहिए, क्योंकि उसे और हर एम्प्लॉय को ये सोचना चाहिए कि मैं टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये काम कर दूं। ऐसे में क्या होगा, उस व्यक्ति की योग्यता बढ़ेगी और वो सम्मान भी प्राप्त करेगा। तो हर एक एम्प्लॉय को ये चाहिए कि वो समय के मूल्य को समझे, समय के लक्ष्यों को समझे, तभी वो अच्छे से कार्य कर सकता है। प्रत्येक संगठन को एक निष्ठावान कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। निर्धारित समय सीमा यानी कि एक टाइम पीरियड को सेट करना चाहिए और उस टाइम पीरियड को सेट करने में ही लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को ना अनुशासन की आदत डालनी चाहिए, जब तक कोई इमरजेंसी ना आ जाए। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कभी भी छुट्टी ले लेते हैं, बेमतलब की छुट्टी लेते हैं। ऐसे लोगों को फिर नौकरी भी नहीं मिलती। ये लोग ना जीवन सर्वाइव तो करते हैं, लेकिन ये जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब तक ज़रूरत ना हो, बार-बार छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। एक सिस्टमैटिक तरीके से उसे आगे बढ़ना चाहिए। अपने जो दस्तावेज़, अपने जो कार्ड हैं, उसका निर्धारित रखना चाहिए समय, लिख कर रखना चाहिए, मैंने ये चीज़ यहाँ रख रखी है, ये चीज़ यहाँ रख रखी है, ताकि उसमें समय खर्च ना हो। काम पर ध्यान से भटकने से बचना चाहिए। फ़ोन पर लंबी बातें, संदेश, व्हाट्सऐप, ये सब चीज़ें ना बेकार के अट्रैक्शन हैं। इन्हें मनुष्य को ना इग्नोर कर देना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर ही मनुष्य को बात करनी चाहिए, वो भी सिर्फ़ परिवार के सदस्यों से या दोस्तों को कॉल करो। यानी कि बेमतलब में फ़ेसबुक पे 50 लोगों को आपने क्या करी, रिक्वेस्ट भेजी, आप बात कर रहे हो। इंस्टा पे 50 लोगों को हाय कर लिया, उन्हें बात कर रहे हो। इतना टाइम नहीं है एक एम्प्लॉइज़ के पास। तो एक एम्प्लॉयी को भाई ये सारी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा देखो, काम करते समय अगर बंदा खाना खा रहा है तो उसे नींद आएगी। इसलिए काम करते समय हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ उसी प्रकार से खाना खाना चाहिए, जो चीज़ें हमें अपनी डाइट इस प्रकार से रखनी चाहिए जो हमें एनर्जी दें। इसके अलावा खाना खाने का ना एक टाइम सेट रखना चाहिए, मुझे इतने बजे ही खाना खाना है, क्योंकि खाने के बाद नींद आनी आनी है और फिर आपको काम को प्रभावित करेगी करेगी। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर एम्प्लॉय को एक उचित योजना बनानी चाहिए और अपनी एक कार्यसूची तैयार करनी चाहिए। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया हुआ है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुल मिलाकर हर एक बंदा टाइम मैनेजमेंट को जानता ही है और वो इस पर बना बना के भी लिखेगा। लेकिन जब आप एक सिस्टमैटिक रूप से हेडिंग टू हेडिंग लिखोगे तो शायद चीज़ें और अच्छे से हो सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ें आपको आई होप सो समझ में आ रही होंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको अगर कभी लाइव क्लास होनी है, कुछ चीज़ें होनी है, तो उसकी जानकारी पहले से ही रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।